शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज हम देखेंगे सिंधु नदी सिस्टम के मैप को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, किस प्रकार से बहती हुई, कौन कौन सी सहायक नदियाँ इससे आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं, इसके उद्गम से लेकर के इसके लास्ट पॉइंट अरब सागर में गिरने तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना विशाल ये नदी सिस्टम का निर्माण कर रही है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये निकली है इंडस। आगे चलते हुए यहाँ पर दो पैरेलल पर्वत श्रेणी हमको देखने को मिल जाती हैं। कौन सी? ऊपर की तरफ लद्दाख पर्वत श्रेणी मिल जाती है और नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो नीचे की तरफ में जास्कर है और दोनों के बीच से होते हुए ये गुजर रही है इंडस रिवर। यहाँ से इस प्रकार से होते हुए गिलगिट शान से फिर इधर इस्लामाबाद पड़ गया। फिर इस्लामाबाद से ये आगे बढ़ती हुई इस प्रकार से ये पंचनद में जाकर, पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह, जो कि यहाँ पर इसका जॉइंट है। यहाँ पर भी 5 इसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई आपकी सबसे शुरू में झेलम, उसके नीचे चेनाब है, फिर है रावी, फिर है सतलुज। तो सतलुज आप इसकी लंबाई देखिए, ये खुद लगभग वहीं से निकली है जहाँ से इंडस रिवर है। दोनों की आप यहाँ से देख सकते हैं कि सतलुज कितनी लंबी रिवर है, इसकी सहायक नदी। तो ये जो है विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। नदी द्रोणी का मतलब क्या होता है? नदी द्रोणी का मतलब ये है एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलाकर के एक नदी द्रोणी का निर्माण करती हैं। इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, नदी द्रोणी का जो क्षेत्रफल है इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और इंडिया में जो इसका एरिया आता है वो आता है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई यदि हम देखें तो 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर। तो भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसका तो ज़्यादातर प्रवाह है किस दिशा में है? पश्चिम की तरफ ही ये इसका फैलाव है, इसलिए हम इसको सबसे पश्चिमी नदी मानते हैं। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू के पास में एक हिमनद है। हिमनद जहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, यहाँ से इसका उद्गम है। इसकी हाइट यदि हम देखें तो 4,164 मीटर है जहाँ से ये निकलती है। तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बत वाले एरिया में इंडस रिवर को कहा जाता है सिंगी खम्बान, मतलब शेरमुख इसको कहा जाता है। जब ये यहाँ से इंडिया में एंटर करती है तो 2 पर्वत श्रेणी है, ऊपर है लद्दाख और नीचे की तरफ है जास्कर। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर और पश्चिम की दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बलिस्तान से होकर के गुजरती है। ये हम देख रहे हैं दोनों पर्वत श्रेणियां हैं, बीच से ये होकर के गुजर रही है लद्दाख और जास्कर के। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो देसाई का मैदान पड़ जाएगा। फिर आगे गए तो बलिस्तान पड़ जाता है, बलिस्तान। और इसके आगे यदि और भी हम बढ़ते हैं तो इधर से ये गिलगिट वाला एरिया आ जाता है। अब ये क्या काम करती है? लद्दाख श्रेणी को भी काटती है, क्योंकि लद्दाख जो है इस प्रकार से लद्दाख पर्वत श्रेणी ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे शेप में, ये वाले कर्व शेप में, तो इसको काटती है। ये काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण भी करती है। ये पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान में फिर एंटर करती है। कहाँ पर? चिल्लस के पास में दर्दिस्तान एक जगह है, वहाँ पर ये एंटर करती है। कई सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इंडिया के मैप के अंदर की बात करें तो ये श्योक रिवर हो गई। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो बड़ी नदियों में गिलगिट रिवर हो गई, ठीक है। श्योक, गिलगिट, जास्कर,
ये जो जास्कर लिखाना हुआ है ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे छोटे से यहाँ पर एकदम धुंधला दिख रहा है, ये हुंजा रिवर है। श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास, इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और आगे यदि हम देखें तो ये नदी अटक के निकट की जो पहाड़ी से बाहर निकलती है, अटक के निकट यहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ से ये बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर कहाँ पर इस काबुल नदी इस पर मिल जाती है, ये काबुल नदी है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी आ जाती हैं? खुर्रम, तोची, गोमल, विबोवा और संगर। तोची, गुमाल, झोब, कुंदर, काबुल, स्वात, कुन्नर, ये आप देख रहे हैं, ये इसके राइट हैंड तरफ से आकर के इसमें मिलती हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकली हैं। इस तरफ में सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यहीं से ये सारी नदियां निकली हैं और अपना पानी इंडस रिवर में छोड़ती हैं। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथानकोट के पास में पंचनद का जल प्राप्त करती है। ये वाला जो एरिया है मीथानकोट है, और यहीं पर ये सारी नदियों का पानी यहाँ पर जॉइंटली मिलता है। पंचनद का जो नाम है 5 प्रमुख नदियां सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूरब में, लास्ट में क्या है, किधर जाती है? कराची के पूरब दिशा में, कराची के पूरब में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु, जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। 2 राज्य हैं भारत में जहाँ पर सिंधु नदी अपना पानी प्रवाहित करती है। ये तो थी सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने मैप के माध्यम से देखे हैं। इसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसका भी मैप हम देखने वाले हैं, लेकिन वो देखेंगे हम नेक्स्ट डे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क से संबंधित। ये एक बॉडी है जो कि हमारे देश में जो पेटेंट से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं उनकी देखरेख करती है। इसके यदि इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911, मतलब 1911 का एक्ट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, रिप्लेस्ड ऑल द प्रीवियस एक्ट। पहले जितने भी पुराने नियम कानून चल रहे थे उनको 1911 के कानून ने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। दिस एक्ट ब्रॉट पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था कि जो पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसने लेकर के आया मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के हाथ में पहली बार। फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, ऐसा ये फील किया गया था कि जो इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 है वाज नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। इट वाज फाउंड डिजायरेबल टू इनेक्ट कंप्रेहेंसिव पेटेंट लॉ owing to substantial changes in political and economic condition in the country। हमारे देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन चेंजेस हो रही हैं, उस हिसाब से हमें कंप्रहेंसिव पेटेंट लॉ लाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी एक कमेटी, इसमें चेयरमैनशिप थी किसकी? जस्टिस DR बख्शी टेकचंद, जो कि रिटायर्ड जज थे कहाँ के? लाहौर हाई कोर्ट के। कब? 1949 में। To review the patent law in India in order to ensure that the patent system is conducive to national interest। हमारे देश की इंटरेस्ट में होना चाहिए ये पेटेंट लॉ। इसके बाद इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था। ये जो 1911 का एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया 1950 में इन रिलेशन टू वर्किंग ऑफ इन्वेंशन एंड कंपल्सरी लाइसेंस। किस संबंध में? कि कैसे करके जो इन्वेंशन है और कंपलसरी लाइसेंस है उसके बीच में संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। फिर एक बिल को लाया गया था लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को, विच हाउएवर लेफ्ट, लेकिन बाद में ये उतना चल नहीं पाया। फिर 1967 में क्या हुआ था, फिर से कुछ संशोधित बिल इंट्रोड्यूस किया गया था विच वाज रिफर्ड टू ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
जब संसद में भी बात नहीं बनी तो फिर इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया। ऑन द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द पेटेंट एक्ट 1970 वाज पास्ड। फिर पेटेंट एक्ट 1970 को पास कर दिया गया था। इस एक्ट ने रिपील कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था 1911 के कानून को, सो फार एज द पेटेंट लॉ वाज कंसर्न। फिर भी जो 1911 का एक्ट है कंटिन्यू रहा टू बी एप्लीकेबल टू डिज़ाइन के हिसाब से भी देखें तो मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑफ द 1970 एक्ट वर ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन 20 अप्रैल 1972 विथ पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट रूल 1972। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल 1972 से ये काम करना चालू कर दिया था। यदि हम इस बॉडी की बात कर लें, CGPDTM इतना बड़ा है, तो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? मुंबई में ये स्थित है। द हेड ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस इज 8 कोलकाता, इसका हेड ऑफिस बनाया गया है कलकत्ता में, और इसका जो ब्रांच ऑफिस है वो लोकेटेड है चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई में। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज एट मुंबई, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ पर है? मुंबई में है, एंड इट्स ब्रांचेस आर लोकेटेड इन कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद एंड न्यू दिल्ली। द डिज़ाइन ऑफिस इज लोकेटेड इन कोलकाता एंड इन द पेटेंट ऑफिस, तो जो डिज़ाइन ऑफिस कहाँ पर है? कलकत्ता में है। वहीं यदि हम बात करें ऑफिस ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PIS शॉर्टकट में जिसको कहते हैं, इसके साथ साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो ऑफिस है वो नागपुर में बनाया गया है। कंट्रोलर जनरल सुपरवाइज करता है वर्किंग ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 को। पेटेंट एक्ट 1970 जो बनाया गया था उसके कामकाज की देखरेख सुपरविज़न करने का काम ये कंट्रोलर जनरल करता है। इसके साथ साथ में डिज़ाइन एक्ट 2000 आया था उसको, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके साथ साथ में आल्सो रेंडर एडवाइस टू गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में एडवाइस देने का काम करता है गवर्नमेंट को ऑन मैटर रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब जियोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई टू एडमिनिस्टर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स, एक्ट 1999 अंडर द CGPTDM। तो CGPTDM के अंतर्गत ही हम देखते रहते हैं, कई बार सुनते रहते हैं कि इसको जियोग्राफिकल टैग मिला, वो वाली चीज़ को जियोग्राफिकल टैग के लिए आवेदन लगाया गया है, तो वो भी इसी के अंतर्गत 1999 के एक्ट के माध्यम से लागू किया गया हमारे देश में। इसके बाद द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। कॉलेजियम सिस्टम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजों का एक ग्रुप है, हम इसको सरल शब्दों में बोल सकते हैं, जिसमें CGI बैठते हैं और 4 प्रमुख वरिष्ठ जज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट कौन बनेगा, इसके साथ साथ में जजों का ट्रांसफ़र करना है, या फिर कौन से ऐसे वकील हैं जिनको जज बनाया जाएगा, ये सब बातें यहाँ पर इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता, मतलब बाध्य होता। यदि वो दूसरी बार भेज दे, जैसे पहली बार सरकार ने मना कर दिया तो वो फिर से भेजेगा वापस इस कॉलेजियम को, लेकिन कॉलेजियम यदि फिर से वही नाम भेज दे कि नहीं यही सही है, हमने देख लिया, रिव्यू कर लिया, तो फिर सरकार के लिए तो ये बाध्य है। भारत की न्यायपालिका के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि भारत की न्यायिक प्रणाली में सिर्फ कुछ घरानों का ही कब्जा रहा है। साल दर साल इन्हीं घरानों के आए वकील और जजों के लड़के लड़कियां ही जज बनते हैं। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं उसे हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत वकील या फिर जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसी तरह से केंद्र भी अपनी तरफ से कुछ नाम उसमें भेजती है कॉलेजियम सिस्टम को कि नहीं ये हो सकते हैं। केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच, आपत्ति की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है।
सरकार इसमें से कुछ अपनी ओर से नाम सुझाएगी। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दोबारा केंद्र के पास भेज देती है। यदि दोबारा भेज देगी तो फिर उसको बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो कॉलेजियम्स की जो स्थापना है, 4 हो गए हमारे सीनियर मोस्ट जज और 1 हो गया सीजीआई, तो 5 लोग मिलाकर के कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए यूएपीए सरकार ने क्या काम करी थी, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एनजेएसी लेकर के आई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया था, क्योंकि ये जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन कर रहा था। इस प्रकार वर्तमान में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए कॉलेजियम सिस्टम अभी भी बरकरार रहा। एनजेएसी जो बनाया गया था उस टाइम में सरकार ने कहा था कि ये 6 सदस्य वाला रहेगा। इसका हेड रहेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज रहेंगे, कानून मंत्री बैठेगा और विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 जानी मानी हस्तियां भी सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगी। और जो 2 लोगों को शामिल करने की बात करी जा रही उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की कमेटी करती। इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा आपत्ति थी। अब यदि हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, कॉलेजियम के डिसीजन के ऊपर कमेंट करना एक फैशन बन गया है एक्स जज का। मतलब कि जो जज रिटायर होते हैं उनके मन में ये खुन्नस रहती है तो वो सीधे सीधे दोष देते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की। ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक फैशन बन गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में डिसीजन आया है। 12 दिसंबर 2018 की मीटिंग में एक जज बैठे थे, कॉलेजियम सिस्टम ही रहा होगा उस टाइम में, तो जज बैठे थे, उसमें जो डिसीजन आया था उसको पब्लिश क्यों नहीं किए करके एक जज नाखुश थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जज भी आजकल खुश नहीं है कॉलेजियम सिस्टम को, क्योंकि इसमें वो आरोप लगाया जाता है कि किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती है। तो ये तो थी हमारी कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित पहली न्यूज़। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिनको हम देखने वाले हैं।